गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का अभ्यास। हम आज पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? अभ्यास। इसके पहले आपको पता है हम पढ़ चुके हैं जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 ये तीनों वीडियो मैंने आपको बना के दे दिए हैं। ये हमने पढ़ लिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3। अब ये पढ़ने के बाद हमारी बारी आती है अभ्यास को हल करने की। अब अभ्यास के बारे में हम चर्चा करेंगे। अभ्यास में आपकी बुक के अंत में ये विज्ञान विषय बुक कक्षा 10वीं, इसके आखिरी में आपको अभ्यास मिलेगा एक्सरसाइज, ठीक है? उसको हम आज देखेंगे। उस एक्सरसाइज में यदि मैं पहला क्वेश्चन आपको हम देखें तो पहला आपको ऑब्जेक्टिव है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसमें पूछ रहे हैं वो कि दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य कथन को ढूंढना है। समीकरण जो लिखी हुई है वो इस प्रकार से है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन रिएक्शन हुई, क्या बना? लेड और कार्बन डाई ऑक्साइड, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में यदि हम देखिए क्या पूछ रहे हैं वो असत्य कथन को बताना है। तो पहला कथन है शीशा अपचयित हो रहा है। तो ये शीशा अपचयित हो रहा है क्या? नहीं, ये शीशा नहीं है, ये लेड ऑक्साइड है पूरा, है ना। तो ये शीशा नहीं है। तो पहला कथन जो ये है वो आपका क्या है? असत्य है। बी कथन आपका कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है। नहीं, यहाँ पर तो कार्बन है। तो कार्बन वो क्या बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। नहीं, ये तो कार्बन हो रहा है। तो दूसरा कथन भी क्या है? असत्य है। तीसरा कथन कार्बन उपचयित हो रहा है। तो कार्बन उपचयित हो रहा है, ये तो सत्य है। क्या है? सत्य है, कार्बन उपचयित हो रहा है। देखो आप यहाँ से कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, आ गई, मतलब क्या वृद्धि हुई ना, तो उपचयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? उपचयन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, ठीक है, सत्य कथन है। डी वाला देखते हैं। डी वाला जो है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये लेड ऑक्साइड जो था इसके पास ऑक्सीजन थी, ये ऑक्सीजन यहाँ पर चली गई और ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो क्या कहलाएगा? अपचयन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है। तो कथन ए बी असत्य है और सी डी सत्य है, इसलिए हमारा दो कथन ए और बी सत्य है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट वाला, आई वाला ए एवं बी, ये आपका राइट, ठीक है। तो आप क्या लगा लो? फर्स्ट वाला ए एवं बी, ठीक है। अब दूसरे पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ऊपर कौन सी अभिक्रिया दे रखी है? Fe2O3 आयरन ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम रिएक्शन हुई, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और आयरन अलग हो गया। तो अब हमने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में 5 प्रकार देखे थे। कौन कौन से 5 प्रकार? संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा विस्थापन, चौथा द्विविस्थापन, पांचवा उपचयन और अपचयन। तो ये 5 में से पूछ रहे हैं कि ये कौन सी अभिक्रिया है, ठीक है। तो आपको पता है संयोजन में हमें पता है कि 2 मिलकर 1 बनाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। वियोजन में 1 2 में टूटता है, ऐसा नहीं हो रहा है। विस्थापन यदि आप देखो तो यहाँ पर जरूर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक धातु दूसरी धातु से उस धातु को अलग कर रही है, ठीक है। तो एक धातु एल्यूमिनियम, दूसरी धातु कौन? लोहे, आयरन को अलग कर रही है। तो अलग हो गया आयरन, एल्यूमिनियम इससे जुड़ गया ऑक्सीजन से, ठीक है। तो कौन सी लग रही है आपको? विस्थापन। तो आप देखिए कौन सा लगाओगे? डी, विस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरे का क्या लगाओगे? डी। तीसरा है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोह चूर्ण मतलब आयरन, Fe, ये आयरन लिख लिया हमने।
लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये यदि हम डालेंगे तो क्या होता है, क्या होगा, यदि हम डालेंगे तो क्या होगा, आयरन क्लोराइड बन जाएगा FeCl2, यानी ये आयरन इस क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, क्योंकि कोई भी धातु अम्ल से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो हाइड्रोजन तो हमको ऑलरेडी निकालना ही। अब इससे हाइड्रोजन यदि निकल जाएगी तो क्या बचेगा, क्लोरीन और आयरन, तो आयरन किससे कर लेगा क्रिया, क्लोरीन से, तो आयरन क्लोरीन ये बन गया आयरन क्लोराइड, और ये आपका हाइड्रोजन निकल गया। तो देखो आप चार में से किस में है, हाइड्रोजन गैस है, आयरन क्लोराइड, फर्स्ट पहला लगा दीजिए इस पे, फर्स्ट वाले पे, बाकी तो है ही नहीं, बाकी तो होगा ही नहीं, पहले में ही हमारा मिल गया जो भी उत्पाद बनना था निशान के बाद, ठीक है। तो निशान के बाद क्या मिला आपको, आयरन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन, आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पर ए वाले ऑप्शन में हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड, ऑलरेडी आपका क्या कौन सा लगाओगे, आप टिक करोगे, टिक ए वाले को करोगे, ठीक है। तो तीसरे का ए। इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए और आपको समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव को टिक किया, ठीक है। अब अगला प्रश्न चौथा है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो मैंने आपको बता दिया है, हमारे भाग 1, 2, 3 में हमारी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो इसकी चर्चा हो चुकी है। मैंने बताया आपको संतुलित रासायनिक समीकरण वो समीकरण होती है जिसमें अभिकारक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। यानी दोनों तरफ तत्वों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। और हमने कुछ संतुलन करना भी देखा था, ठीक है। यानी अभिकारक में जो तत्व ले रहे हो उतनी ही मात्रा क्या किसमें होती है, उत्पाद में, ठीक है। जैसे यहां मैंने मान लो एक समीकरण लिखी, ठीक है, अभी ये लिख दी मैंने, ये संतुलित है कि नहीं, देखो जरा, यदि आप इसको देखो तो ये बिल्कुल भी संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आयरन एक है, यहाँ पर एक है, बराबर, कोई बात नहीं, अभिकारक में एक है तो उत्पाद में एक है, हाइड्रोजन एक है उधर दो है, ठीक है, क्लोरीन एक है उधर दो है, तो यह संतुलित है, इसको संतुलित कर लेते हैं, 2 आगे लगा दो, ये हो गए संतुलित। और जरूरी क्यों है, अगला बाद में एक और पूछा उन्होंने, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो क्यों आवश्यक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ना तो द्रव्यमान की वृद्धि होती है और ना ही द्रव्यमान की कमी होती है, ठीक है। तो चौथा प्रश्न। पांचवा जो है आपका 5th क्वेश्चन जो है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो पांचवे में यहाँ पर आपको 4 दे रखे हैं, A, B, C, D, इसमें से मैं आपको एक बता देता हूँ, बाकी के 3 आप बनाना। और इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको सूत्र मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे 5th का A में बता रहा हूं आपको, क्या बोल रहे हैं वो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है, तो नाइट्रोजन का, ठीक है, क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके ये हाइड्रोजन और क्या बना रहा है, अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके अमोनिया बना रहा है, तो यहाँ पर अमोनिया बन गई, लेकिन ये शब्द समीकरण है, अब इसे इसमें बदलना पड़ेगा, इसको संकेत में बदलना पड़ेगा, और यही आपको मालूम होना चाहिए इनके संकेत। तो नाइट्रोजन का संकेत क्या है, N2 प्लस हाइड्रोजन का H2, और अमोनिया का भी मालूम होना चाहिए, क्या है, NH3। लेकिन अभी संतुलित नहीं है, आपको संतुलित करना पड़ेगा, या 2 है तो उधर भी 2 है, तो क्या है 1 है, तो 2 करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या कर सकते हैं, आगे 2, ये 2 है तो उधर भी 2 कर दिया। लेकिन आपने नाइट्रोजन को तो संतुलित कर लिया, पर हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अभिकारक में और उत्पाद में 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया हाइड्रोजन इधर, अब इधर तो आपका 2 ही है, तो उसको करने के लिए इस प्रकार से 3 लगा लीजिए, तो ये आपका हाइड्रोजन भी संतुलित हुआ और आपकी समीकरण क्या हो गई, एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गई। और यहाँ पर जो हमारा पहला था नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है वो बन गया।
तो ऐसे आपको करना है। ये वाला हो गया आपका ए वाला। अब बी जो है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, तो ये आपको करना है। और इसमें आपको क्या याद होने चाहिए, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र मालूम होना चाहिए। गैस वायु में दहन, तो वायु में दहन किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ, मैंने जब भाग 1-2 बताया था, ठीक है। तो ये दूसरी चीज। अब इन सूत्रों को आप कहां से देखोगे, तो इन सूत्रों की तैयारी हमने करी थी क्लास 9th में के अध्याय 3 में हमने पढ़ा था, बहुत सारे सूत्र बनाए थे और मैंने आपको बताया भी था कि ये सूत्र आपको 10वीं में प्रयोग करने पड़ेंगे, लेकिन 9th में हमने सूत्र बनाना सीख लिया था क्रिस क्रॉस मेथड से। तो यहाँ पर भी आप उसको बनाना, बुक निकालना, उसको देखना और तैयारी करना, और कोई समस्या आती हो तो कमेंट्स करना, बताना, ठीक है। आगे ABCD आपको करना है, मैंने 1 आपको बता दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी आती है कि निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। आप बुक भी देखना भैया, ठीक है, बुक में भी देखना। तो आपको यहाँ पर ऑलरेडी समीकरण, इसमें कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑलरेडी आपको समीकरण दे रखी है, उस समीकरण को देखकर आपको उसको संतुलित करना है। तो पहली वाली मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं, जरा उसमें आप सोचना कि किस प्रकार से उसको संतुलित करें, ठीक है। पहली वाली लिखता हूं मैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, ठीक है। ये समीकरण आपको अब संतुलित करनी है या असंतुलित है, ठीक है। आप संतुलित करने के लिए देखो, आप एक एक तत्व को हम देखेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल मैंने बताई थी आपको किस प्रकार से टेबल बनाना है तत्व, लेकिन यदि आप प्रैक्टिस करो तो कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे भी देख सकते हो। हाइड्रोजन क्या है, 1, पहले गिनो अभिकारक में, ठीक है, अभिकारक में गिनो, लिख लेते इधर, एक काम करते हैं, टेबल बना ही लेते हैं, ठीक है। ये तत्व थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। कौन कौन से तत्व है भैया, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कैल्शियम है, ठीक है। ये 4 तत्व है, एक तो आपका हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कैल्शियम, ठीक है। अब आपको देखना है कि हाइड्रोजन कहां पर, अभिकारक में, अभिकारक में कितने हैं और उत्पाद, ठीक है। तो अभिकारक में हाइड्रोजन देखते हैं अपन, 1 और 2 कितने हुए, 3, इधर 2, इधर तो है नहीं 2, उत्पाद में 2, नाइट्रोजन 1, ठीक है, इधर नाइट्रोजन 1, उधर ये 2 कोष्टक में है, कोष्टक लगा मतलब दोनों के लिए, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 कोष्टक के अंदर है ना, तो ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों के लिए 2 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, नाइट्रोजन का भी 2, ऑक्सीजन 3 और 2, ठीक है, 2 कोष्टक के बाहर है दोनों के लिए, 2 और 3 कितने हुए, 5, ये 5, और इधर ओनली 1 तो ये हुआ, और 3 2 जा 6, इसका मल्टीप्लाई होता है ना कोष्टक के बाहर, 3 2 जा 6 और 1 कितने हुए, 7, कैल्शियम कितना है, 1, उधर कैल्शियम 1। तो इससे स्पष्ट हो गया, क्या हो गया, ये अनबैलेंस यानी असंतुलित समीकरण। संतुलित करें, संतुलित करने के लिए हम देखते हैं, क्या देखें, इनमें से कोई से भी तत्व को एक ले लो आप और पहले उसको संतुलित कर लो। हाइड्रोजन को देख लें हम, ठीक है, हाइड्रोजन को देख लेते हैं। अब हाइड्रोजन यहाँ पर आप देखो तो हाइड्रोजन आपका जो है यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 2 है, दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, वहाँ पर 2 है, दोनों तरफ बराबर करने के लिए क्या करें कि दोनों तरफ सेम कर लें हम। तो 3 है तो इसको हम 2 तो कर नहीं सकते, एक काम करें, इधर 3 को अपन 4 कर सकते हैं और 2 को भी अपन 4 कर सकते हैं, दोनों तरफ 4 कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन भाई 3 को 2 हम कर नहीं सकते और इधर 2 का 4 कर सकते हैं, इधर भी 3 का 4 कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपन एक काम करते हैं,
2 कर देते, 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गया। ठीक है, अब हाइड्रोजन 2 हुआ और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। ठीक है, इधर 2 ही है तो एक काम करते हैं, इधर भी 4 कर देते हैं, 2 जा 4, यानी इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया 4। ठीक है, अब चेक कर ले, लगाने के बाद चेक भी करना है। अब चेक कर ले, चेक करते हैं अपन, हाइड्रोजन तो हो गया था, नाइट्रोजन आपका 2 आपने लगाया तो नाइट्रोजन इसके लिए भी 2 हो गया, तो 2 नाइट्रोजन इधर। ठीक है, और यहाँ पर 1 था, 2 लगाने से नाइट्रोजन क्या हो गया 2, ये 2 हो गया। 4 4 तो कर लिया हमने, नाइट्रोजन अब 2 हो गया इधर, ये 2 लगाने से 2, उधर 2 था, दोनों तो हो गए। ऑक्सीजन देखते हम, इधर कितना था 5, तो अपन देखो यहाँ 2 लगाया तो 2 से क्या हुआ हो गया 3 2 जा 6, 6 और 2 8, तो इधर कितना हुआ 5 से 8 हो गया 2 लगाने से, है ना। उधर भी 2 हमने लगाया था तो 2 इसके लिए भी 2 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, कितना हुआ 3 2 जा 6 और 2 8, इधर भी 8 हो गया, ये भी बराबर हो गया। कैल्शियम तो 1 था, उधर भी 1 ऑलरेडी। इस प्रकार से हमारी क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें उसको संतुलित करना है। आया होगा समझ में आपको, प्रैक्टिस करना बिल्कुल आएगा। तो आपकी पहली वाली जो ये वाली है, इसमें आपको कुछ नहीं, कैसी हो गई ये 2 आगे लगाया और 2 यहाँ पे लगाया, संतुलित हो गई। टेबल बना के आप देख लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इसी प्रकार से आप चारों को करना। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संतुलित रासायनिक समीकरण आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, इसे साफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं आपको एक बता देता हूं, जैसे यहां पर कैल्शियम आपका क्या है, एक बता देता हूं, है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किसने क्रिया की, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या बना जल। ठीक है, तो अब इसे देखिए, इसकी क्या पूछा उन्होंने, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहले इसको शब्द समीकरण को हम संकेत में बदल लें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, CaOH2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, क्रिया हुई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और जल का H2O। ठीक, अब इसको संतुलित करते हैं। अब देखते हैं दोनों तरफ, है ना, अभिकारक में इधर और इधर उत्पाद में देखते हैं बराबर है कि नहीं। कैल्शियम 1 है, ये मैं बना लेता हूं। ठीक है, कैल्शियम 1 है, इधर भी एक अभिकारक। ठीक है, अभिकारक और उत्पाद, या एक और नाम से जानते हैं LHS या RHS। देखते दोनों तरफ, कैल्शियम 1, उधर कैल्शियम 1, फिर ऑक्सीजन 1 नहीं, ये 2 लगा है तो 2 इसके लिए भी है, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4, उधर 3 और 1 4। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन, ये 2 इधर तो नहीं है, हाइड्रोजन 2, उधर देखते हैं हाइड्रोजन 2, उसके बाद आपका कार्बन 1, उधर कार्बन 1। ठीक है, संतुलित है, कोई दिक्कत, बराबर दोनों तरफ। ठीक है, इधर भी और इधर भी संतुलित समीकरण है, यानी हमने इसे शब्द समीकरण से संकेत में बदल दिया और चेक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको सभी करना है, मैंने एक आपको बताया। ठीक है, बाकी आपको सारे करने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ऐसा ही है, सेम टू सेम किसके जैसा, आपके 7 जैसा। यहाँ पर भी ऐसे ही दे रखा है, आपको शब्द समीकरण दे रखी है, उनको बदलना है। पर एक चीज़ और करनी है उसमें,
निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। आपको प्रकार भी बताना है कि अभिक्रिया संयोजन है कि वियोजन है, द्विस्थापन है, कौन सी है, ये भी आपको बताना है किसमें, प्रश्न नंबर 8 में। ठीक है, तो हमने पढ़ा है, आप देखना परिभाषा मैंने बताई है, भाग 1, 2, 3 में बताया है, उससे आप अंदाज लगाना और उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 9, ऊष्माक्षेपण ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ है, क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो मैंने आपको ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी दोनों बताया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा निकलती है उत्पाद के साथ, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। उदाहरण भी दिया आपको, उदाहरण में बताया मैंने कि संयोजन का उदाहरण आप लिख सकते हो उसमें। ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, उसमें उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसका भी मैंने आपको उदाहरण बताया है। ठीक है, अब आगे जो है दोनों हो गया, दोनों को उदाहरण मैंने आपको भाग 1, 2 में आप देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसकी भी चर्चा हो गई थी। क्यों कहते हैं भैया श्वसन को, इस श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन की क्रिया के दौरान भोज्य पदार्थ टूटता है, जो हम खाना खाते हैं वो अंदर कोशिकाओं में जाकर ऑक्सीजन की उपस्थिति से वो भोजन क्या हो जाता है, टूट जाता है, उससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और यही क्रिया किसमें होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसी प्रकार श्वसन जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो भी ऊष्मा निकलती है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, श्वसन की प्रक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो प्रश्न नंबर 10 भी हो गया आपका। 11, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। बिल्कुल मैंने आपको पहले ही बताया था कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया, ये क्या बोल रहे हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन के वियोजन अभिक्रिया को वियोजन को संयोजन के विपरीत क्यों करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये विपरीत है। संयोजन में क्या होता है कि दो मिलकर 2 से 1 बनता है, और यहाँ पर 1 से 2 बनते हैं। ठीक है, तो ये विपरीत हुई ना, यहाँ पर ऊष्मा निकलती है संयोजन में, इसमें लगती है, तो उल्टी हुई। ठीक है, तो संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, और वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, दोनों के समीकरण मैंने आपको बता दिए हैं भाग 1, 2 में। क्वेश्चन नंबर 12, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि मैंने वियोजन का आपको एक ही उदाहरण बताया था, CaCO3 वाला, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऊष्मा यहाँ पर लगी और ऊष्मा के द्वारा ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो गया। तो मैं आपको यही एक ही उदाहरण बताया था भाग 1, 2 में, भाग 2 में, लेकिन भाग 3 में बताया था आपको मैंने, लेकिन इसके और भी उदाहरण मैंने बोला था कि है बुक के अंदर, वो सारे वियोजन के हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न उन्होंने पूछा है कि ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो कितनी आपको लिखना है, एक एक समीकरण तीनों की। ऊष्मा की तो मैंने लिख दी, ये हो गया ऊष्मा की एक। ठीक है, अब क्या बोला उन्होंने, प्रकाश की, तो आप ये लिख सकते हो AgCl वाली, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, तो एक तो आपकी ये हो गई, दूसरी ये सूर्य का प्रकाश क्या बन जाएगा, Ag + Cl2। आप बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 लगा दिया, ये 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई। ठीक है, तो दूसरी ये हो गई। तीसरी क्या बोल रहे हैं वो, विद्युत यानी आपका पानी H2O, ये भी टूट जाएगा यदि आप इसको विद्युत दोगे तो H2+ और 2 में, यहाँ पर भी 2 लगा दो, यहाँ पर 2, बैलेंस हो गई। इस प्रकार से तीनों मैंने लिख दी हुई आपकी, पहली भी हो गई जिसमें ऊष्मा लग रही है, दूसरी जिसमें सूर्य का प्रकाश, और तीसरी जिसमें विद्युत लग रही है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, विस्थापन और द्विस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो मैंने आपको बताया विस्थापन द्विस्थापन में कि विस्थापन द्विस्थापन में इन अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए, तो समीकरण मैंने आपको भाग 3 में बता दिए हैं। दोनों में अंतर क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक धातु दूसरे धातु के विलयन से उस धातु को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती। और द्विस्थापन में, द्विस्थापन अभिक्रियाओं में अभिकारक के आयनों के बीच अभिकारक, इस अभिक्रिया में
अभिकारक में आयनों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है, अभिकारकों के आयनों में आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट आपको देखना है इसमें, है ना, आपको क्या करना है, सिल्वर के शोधन से सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए सिर्फ अभिक्रिया लिखी। तो यहाँ पर देखिए अपन क्या बोल रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO सिल्वर नाइट्रेट, उसके अलावा कॉपर धातु से हो रहा है ये, ठीक है, ये रो लगाया, क्रिया होगी, क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 प्लस Ag, ठीक है, आगे प्लस करके Ag, ये अलग हो गई Ag, ठीक है, इससे हमने कर दिया ये इसका आंसर हो गया आपका, Ag अलग हो गई, चांदी निकल गई, शोधन हो गया। ठीक है, अगला जो है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर समझाइए। अवक्षेपण अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिनमें अवक्षेपण अभिक्रिया मैंने बताया था आपको, कौन सी अभिक्रिया में, द्विस्थापन अभिक्रिया का जो उदाहरण था उसी में आपको मैंने अवक्षेपण का भाग 3 में बता दिया है, उस भाग को देखना, आपको पता चल जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया, उसमें मैंने परिभाषा भी बोली है, उससे स्पष्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, उपचयन का भी मैंने आपको भाग 3 में बता दिया, भाग 3 को एक बार और देखना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने उसमें किस प्रकार से भाग 3 में उपचयन के बारे में आपको बताया, और दोनों को मिलकर जो अभिक्रिया होती है कौन सी, रेडॉक्स, उसके बारे में भी आपको मैंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 17, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X जो कि वायु की उपस्थिति में ग्रहण करने पर वह काले रंग का हो जाता है, इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का नाम बताइए। तो कॉपर, ठीक है, कौन सा तत्व है, कॉपर, और यौगिक कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, तो लोहे की वस्तु को पेंट क्यों किया जाता है भैया, लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए हम पेंट कर देते हैं ताकि उनका संक्षारण नहीं हो और वो लंबे समय तक चलें। तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को मैंने आपको बता दिया भाग 3 में, ठीक है, लास्ट में आपको बताया था विकृत गंधिता, ये वही है। निम्न पदों का वर्णन, संक्षारण, विकृत गंधिता, दोनों के बारे में भाग 3 में चर्चा हो गई, उसे देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज अभ्यास जो है वो खत्म हो गया। आप भी इसको घर पे पढ़ो और बुक से जो मैंने बताया उसको देखो, और आपको बुक में देखकर उसको सोल्व करना है और नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और अब हम इसके बाद आगे का अध्याय स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपका अध्याय क्या हो रहा है, कंप्लीट हुआ। ठीक है, थैंक यू।